तो हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोग का अब नया इंडिया शुरू हो रहा है, इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बहुत आसान है सर। सारे इंडिया आप बोल रहे हैं आसान है बच्चों, आसान है क्योंकि ये भी इंडिया आप एज ए एस की तरफ पढ़ के आए हो। AS10 याद करो। AS10 आपने पढ़ के आया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें आपने बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली है। लेकिन सर, मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसने AS10 को CA इंटर में स्किप किया था। सर क्या बात कर रहे हैं, मैं तो अच्छे से पढ़ के आया हूँ। देखो बच्चों, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आपने उस AS को पढ़ा ही ना हो, मतलब एकदम नए सिरे से समझाऊंगा। क्या सर आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? ठीक है बच्चों, मेरा वीडियो आप देख लो, लेकिन मुझे उसको एकदम बेसिक से ही पढ़ाना है। ठीक है? क्योंकि अगर कोई बच्चा रामू होगा, वो बोलेगा सर मेरे लिए आपने इसको स्किप कर दिया, आपने इसको शुरू से नहीं पढ़ाया, तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों, हम आपको एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के आए हो तो। ठीक है? तो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? सारा कवर, सारा ही अपना इंडिया से इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? आपको आवाज आ रही है ना बच्चों? क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा दर्द है, मतलब मैं बोल नहीं सकता। ठीक है? ड्यूरेशन चल रही है, हाँ सब कुछ क्लियर है। ठीक है बच्चों, यानी आवाज आपकी ठीक है। तो बच्चों, हम लोग कौन कौन से अपना पढ़ के आ चुके हैं? लेट्स रिमेम्बर, हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? सर हम लोगों ने पढ़ा है। सर हम लोगों ने इंडेयस की, सर हम लोगों ने इंडेयस की अप्लीकेबिलिटी पढ़ी सर। ओके बच्चों, ओके ओके ओके। दूसरा सर, हम लोग इंडेयस 40 पढ़े सर। सर 40 क्या था? सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? सर उसके बाद आपने हमें कुछ नहीं पढ़ाया, क्या बात कर रहे हो यार। उसके बाद हम लोगों ने इंडियस 41 पढ़ा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? उसके बाद हम लोगों ने इंडियस 23 पढ़ा, सर बोरोइंग कॉस्ट। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? सर हम लोगों ने इंडेस 2 पढ़ा, सर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पढ़ा सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? उसके बाद हम लोगों ने इंडेस सर, इंडेस 10 पढ़ा, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। उसके बाद सर हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? इंडेस 8 पढ़ा सर। सर कंटीजेंसी, इवेंट एंड लायबिलिटीज पढ़ा सर। सर सर कंटीजेंसी आप क्या बात कर रहे हैं सर? इंडेस 8 में ये कहाँ है सर? अरे बच्चों, आपका वो था ना, कौन सा टॉपिक है वो आपका? नेट प्रॉफिट प्रायर पीरियड वाला, प्रायर पीरियड इनकम एक्टिविटी वाला पढ़ा है हम लोगों ने सर। फिर उसके बाद सर हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिर उसके बाद हम लोगों ने इंडेस 37 पढ़ा सर, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है सर, प्रोविजंस पढ़ लिया। फिर उसके बाद सर हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर? हम लोगों ने पढ़ा है डायरेक्ट, हम लोग आ गए हैं सर अब अपने इंडेस, अब अपना इंडेस 10 पढ़ेंगे सर। सर इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? इसके बाद हम इंडियस 36 पढ़ेंगे सर। उसके बाद देखते हैं, देखते जो आएगा सब पढ़ते रहेंगे बच्चों। देखो हम लोगों ने कितने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, सारा पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे। अभी मैं रिसेंट में एक वीडियो डालूंगा जिसमें सारा रिवाइज करूंगा, केवल रिवीजन। सर आप कई बार से ऐसा कह रहे हो लेकिन रिवाइज नहीं करा रहे हो, बिल्कुल रिवाइज कराऊंगा बच्चों, बिल्कुल मत घबराओ, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे। चलो आ जाओ। तो अब बच्चों एक बार बताओ कि हमारा, देखो कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका वाई जरूर आना चाहिए कि सर हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, वाई, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। तो सर, ये जो अपना इंड एएस है जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? लेट्स टेक एग्जांपल, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आप उस बिजनेस को कहाँ करोगे? सर हम जो है, हम मोमो की शॉप लगा लेंगे। ठीक है? इतना नहीं, ठीक है, थोड़ा और ऊंचाओ, थोड़ा और उठाओ अपने आप को। ठीक है? वो तो एक अंतिम है कि चलो मोमो की शॉप लगा लेंगे। ठीक है? तो मान के चलो कि कुछ और बिजनेस कर रहे हो। ठीक है सर, हम मोमो की शॉप लगाते तो सर उसमें जो स्टॉल है वो तो हमारे लिए टेम्परेरी, वो आपका जो सेटअप रहता रहता है।
सर हम कोई दुकान लेंगे सर सर या हम कोई रेंटेड प्रीमाइसेस लेंगे तो सर आप उसका किराया देते हो। सर अगर आप जो है अगर आपने किसी रेंटेड प्रीमाइसेस को लिया तो सर क्या वो आपके बैलेंस शीट में सर क्या वो आपके बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा सर? सर नहीं आएगा सर, क्योंकि वो आपकी ओन नहीं है। आपकी ओन नहीं है। आप उसको क्या दोगे? आप उसका जब अपना ट्रेडिंग पीएल बनाओगे तो आप उसका रेंट का खर्चा बुक करोगे सर। ठीक है सर। सर क्या हम जो है किसी अपनी घर या अपनी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं? यस सर, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आप उस प्रॉपर्टी को आप उस बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो सर ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कवर होगा। तो सर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपने क्या किया, आपकी रोड पे प्रॉपर्टी है भाई। आपने नीचे वाली जो फ्लोर को क्या कर दिया, आपने इसको शॉप बना दिया, कोई या मॉल बना दिया या शॉपिंग मॉल बना दिया या जैसे बिग बाजार टाइप होता है वो बना दिया, और ऊपर आपका जो है रेसिडेंशियल है। तो सर आप जो है इस एरिया को कैसे ट्रीटमेंट करोगे, ये सर आपको बताएगा सर इंड एएस आपका 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या ट्रीटमेंट करोगे? जैसे मान लेते हैं सर, कभी कभी हम जो है हमारी एक सेपरेट लैंड ऑफ बिल्डिंग है, नीचे हम जो है वहाँ शॉप खुद का काम कर रहे हैं, ऊपर हमने किसी को क्या दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है। अब वो रेंट पे चाहे वो उसका बिजनेस यूज करे चाहे वो उसको रेसिडेंशियल यूज करे, लेकिन हमें जो है इसका रेंट आता है सर, हमें इसका रेंट आता है। तो अब सर इस पूरी बिल्डिंग का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर? तो याद करो, अगर आप जो है सेपरेटली आइडेंटिफिएबल आपकी यूनिट है, आप उसको सेपरेट आइडेंटिफाई कर सकते हो। याद करो मैंने इंडियस 40 में आपको बताया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है, दैट मीन्स टू सेलेबल, सेपरेटली सेलेबल है या एक्सचेंजेबल है या रेंटेबल है, मतलब इतने एरिया को आप रेंट पे दे पा रहे हो सेपरेटली, तो इस पे आप 40 लगाओगे। और इस पे आप क्या लगाओगे सर, इस पे आप बिजनेस कर रहे हो तो इस पे आप 16 लगाओगे। सर हम थोड़ा और बड़े बिजनेस की बात करते हैं। मान लेते हैं आप क्या करते हैं सर, आप जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग का काम करते हैं सर, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स बनाते हैं, और आप इन अपार्टमेंट्स को क्या करते हैं सर, बेचते हैं सर। सर अब आप इन अपार्टमेंट्स को बेचते हैं सर, तो सर हमारे लिए ये क्या हो जाती है, हमारे लिए बिल्डिंग जो है इन्वेंट्री हो जाती है, हमारे लिए ये माल हो जाता है सर। सर हम क्या करते हैं, बिल्डर का काम करते हैं, हमारा ये काम ही है, हम छोटे छोटे फ्लैट्स आप बेचते हैं सर, छोटे छोटे फ्लैट्स हम इसको क्या करते हैं, बेचते हैं सर। हम भी छोटे छोटे फ्लैट बेच रहे हैं सर। तो सर आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, इंडेस 2 लगाओगे सर। सर ये हमारी खुद की जमीन नहीं है सर, सर हमने किसी की जमीन ली हुई है और हमें इस पे क्या करेंगे, बेचेंगे तो हमें कमीशन मिलेगा सर। हम किसी और की प्रॉपर्टी बेच के हम उस पे कमीशन कमाएंगे। तो याद करो, एक और इंडिया से अपना 115 रेवेन्यू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर हम लोग पढ़ेंगे, इसको बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग बहुत सारी चीजें, कमीशन की एक्टिविटी कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो करेंगे। तो बच्चों, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसके यूज के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि उस पे कौन सा इंडेक्स आपका लगेगा। इंडेक्स 2 लगेगा, इंडेक्स 16 लगेगा, या इंडेक्स 40 लगेगा, इंडेक्स 41 लगेगा। अगर आप उससे खेती बाड़ी कर रहे हो तो वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी आ जाएगी सर। तो जो चीजें उस पे यूज होंगी, जैसे जैसे उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप यूज करोगे, उसी हिसाब से उसका बिजनेस डिसाइड होगा, उसी हिसाब से उसका इंडिया डिसाइड होगा। ठीक है सर, हम समझ गए। तो सर सबसे पहले हम आते हैं कि सर हमारा सबसे पहले कोई कॉन्सेप्ट आता है, ये होता है कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते किसको है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीई। पीपीई क्या होता है सर, आप बताओ सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसको कहेंगे? सर जैसे ही, क्या ये अगर एसी की रिमोट है, क्या ये हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? सर क्या ये कैलकुलेटर है, क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? बताओ। तो देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए क्या कहा गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए सबसे पहला चीज कहा गया है सर, वो दिखना चाहिए। सर वो दिखना चाहिए तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा। दूसरा दूसरा क्या, 1 साल से ज्यादा रहना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोला गया है? सर ऐसा इसलिए बोला गया है, अगर वो उसी साल यूज हो जाएगा तो वो तो खत्म हो गया ना बच्चों। उस पे आप ना तो डिप्रिसिएशन चार्ज कर पाओगे ना ही कुछ कर पाओगे, वो एग्जॉस्ट हो गया। तो वो कहाँ आपका जो है 1 साल से ज्यादा टिका।
कोई भी असेट्स जो है, अगर जैसे लैंड भी हम कहते हैं वो आगे की वैल्यू में जाके बढ़ती है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, तो सर वो तो एक साल में ही खत्म हो जा रही है ना सर। तो क्या वो हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगी? सर नहीं होगी। मैं क्या बोला, एक साल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फिर और क्या बोल रहा है, फिर और बोल रहा है कि सर आपको क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन या हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए जो मैं ये कैमरा लगाया हूँ, क्या मैं इससे बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ? यस। ये जो मेरा कैमरा है, ये जो मेरा सेटअप है, ये मेरे लिए क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में आएगी। सर यहाँ केवल लैंड एंड बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ सारे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स जैसे सबकी बात हो रही है। आप बात समझ रहे हो मेरे बच्चों? ठीक है, सारे इक्विपमेंट्स की बात हो रही है। तो यहाँ सब कुछ, तो क्या वो मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? यस सर। क्या मेरे लिए एसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? यस सर। मैं स्टूडियो में अगर एसी लगाया हूँ, उस एसी को अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो यस सर वो है। सर एक साल से ज्यादा है। तीसरी कंडीशन क्या थी सर? पहली कंडीशन दिखनी चाहिए, दूसरी कंडीशन एक साल से ज्यादा होने चाहिए, तीसरी कंडीशन आपका क्या था सर बच्चों? उसको अपने बिजनेस पर्पज में या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए होना चाहिए, हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए। और चौथी कंडीशन और में है, या तो आप उसको यूज कर रहे हो किस में, देखो, या तो आप उसको यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में, यानी अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, या तो आप उसको रेंटल पर्पस के लिए रखे हो या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए रखे हो। मतलब या तो आपने उसने ऑफिस बनाया, मतलब या तो आपने उसको क्या बनाया, अपना ऑफिस बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, या तो आप उससे क्या कर रहे हो, रेंट कमा रहे हो, अर्निंग एक्टिविटी कर रहे हो। तो सर अगर हम रेंटल एक्टिविटी करेंगे तो सर ये 40 में हो जाएगा कवर। यस सर। अगर आप रेंटल एक्टिविटी करोगे वो 40 में कवर हो जाएगा। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होने के बावजूद 40 में कवर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि पीपीई में क्या आता है, ये नहीं बोल रहा है कि इंड एस 16 में क्या आता है। सर आप भी क्या क्या करते रहते हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, देखो सर पहली आपकी कंडीशन दिखना चाहिए, दूसरी आपकी कंडीशन एक साल से ज्यादा होना चाहिए, तीसरी और चौथी कंडीशन में से कोई एक भी होगा तो चलेगा। जैसे क्या सर, सबसे पहले यूज इन द बिजनेस या प्रोडक्शन या गुड्स और सर्विसेज में यूज होना चाहिए, प्रोडक्शन में या तो प्रोवाइडिंग गुड्स सर्विसेज में होना चाहिए। उसमें और में क्या था, या तो आप उसको रेंटल एक्टिविटी के लिए कर रहे हो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए कर रहे हो। ये कंडीशन आपको फुलफिल करोगे तभी आप जो है आपका माना जाएगा कि सर आपकी पीपीई है। फिर आपका आता है कि सर कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो हमारे जरूरी होते हैं, मतलब वो हम नहीं खरीदते। एज ए एग्जाम्पल, जैसे मैं एसी की एग्जाम्पल दूं, गर्मियों का मौसम आ गया तो एसी के एग्जाम्पल देने ही पड़ेंगे। जैसे एसी का एग्जाम्पल दूं, तो एसी के साथ आपको स्टेबलाइजर भी लेने पड़ते हैं। सर हम तो डायरेक्ट चलाते हैं, चलाओ वेरी गुड, बहुत दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी के अगर वो ऊपर नीचे होती है तो वो बोल जाएगी। तो स्टेबलाइजर होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसके लिए एंसिलरी होती है, जो उसके लिए सहायक होती है, उसको चलाने के लिए आपको कोई और एसेट्स यूज करना पड़ता है। तो सर आप क्या करते हो, अगर वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब अगर उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेस देन, जैसे कि मैं अगर बताऊं कि अभी जैसे मैंने ये बनाया है सेटअप, इस सेटअप में कुछ छोटी छोटी चीजें भी हैं, तो मैं उसको अलग नहीं रिकॉर्ड करूंगा, इसको मैं पूरा एक सेटअप की तरह इसको एक यूनिट का नाम दे दूंगा कि भैया ये पूरी एक यूनिट है। तो अगर वो असेट्स सिग्निफिकेंट है, जो मेन असेट्स को यूज करने के लिए चाहिए, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो। अगर वो इनसिग्निफिकेंट है तो उसको साथ में यूज कर लो। और अगर एकदम ही नॉमिनल है तो उसको यूज करने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मेटरलिटी नाम की भी कोई चीज होती है बच्चों। सर मेटरलिटी क्या होती है? अरे बच्चों, करोड़ों का ऑडिट कर रहे हो, 100 रुपए का हेर फेर हो गया। सर आप क्या बात कर रहे हैं, हम लोग एक एक पैसा का हिसाब रखते हैं। हाँ रखते हो मेरे बाप, ठीक है, लेकिन फिर भी मेटरलिटी आप लेके चलते हो कि आपको कितना रिपोर्ट करना है। क्योंकि सुना ही होगा कि हम लोग जो है भगवान नहीं है, रेस्ट वी बिलीव इन गॉड। हम लोग जो है ऑडिट 100% नहीं कर सकते, हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो देखो क्या लिखा है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू पीपी। सर इसमें क्या लिखा है, आज ये पढ़ लेते हैं सर। इट इज एन it is an appropriate to aggregate insignificant items such as molds, tools, dies and apply the recognition criteria to aggregate value। मतलब कोई अगर इनसिग्निफिकेंट आइटम है तो आप उसको क्या कर लो, उसको जो है उसको एज ए होल एग्रीगेट वैल्यू में आप जोड़ सकते हो, एज अ यूनिट। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल, ठीक है।
कंबाइन एज अ यूनिट, मतलब आप उसको क्या कर लो, कंबाइन कर लो। ठीक है बच्चों। फिर क्या लिखा है, आइटम ऑफ पीपीई मे बी एक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और इन्वायरमेंटल रीजन, इवन इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, बट इट इज नेसेसरी टू एक्वायर टू इनेबल द एंटिटी टू डिराइव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम रिलेटेड असेट और अदर असेट। जैसे इसका एग्जांपल क्या था बच्चों, स्टेबलाइजर। बच्चों वो आपका चलेगा जरूर, लेकिन आप स्टेबलाइजर के लगाने से आप उसकी जो फ्यूचर यूज है वो आप उसको बेहतर कर सकते हो। ठीक है, एक्वायर होता है क्योंकि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अच्छी ही मिलेगी। ठीक है बच्चों। फिर आ जाओ बच्चों, क्या क्या यहाँ कवर नहीं होता। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि बच्चों पीपीई में क्या कवर नहीं होता, यहाँ बोला जा रहा है कि क्या क्या हमारे इंडिया 16 में कवर नहीं होगा। आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंडिया 16 मतलब वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कहीं और इंडियस में दिया गया है अच्छे से, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, आप उसको रेंटल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो तो उसके लिए इंडियस 40 लगाओ। कोई लैंड है, आप उससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो तो इंडियस 41 लगाओ। कोई प्लांट, कोई आपका क्या है, कोई आपका बिल्डिंग है, आप उसको क्या कर रहे हो, पार्ट पार्ट करके बेच रहे हो तो इंडियस 2 लगाओ। तो जैसा यूज आप करेंगे वैसा आप इंडियस में कवर करेंगे, भले वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बट इट विल बी नॉट कवर इन इंडिया 16 बिकॉज देर आर सेपरेट स्पेसिफिक इंडियस टू कवर दिस सीरियस टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक। जैसे सबसे पहला है बायोलॉजिकल असेट्स। बायोलॉजिकल असेट्स नाम सुनते ही आपको जो है सर, आपको एक नाम याद आना चाहिए, इंडियस 41 एग्रीकल्चर एक्टिविटी। याद करो, उसमें मैंने बोला था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जब हम लोग बियरर प्लांट पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि बियरर प्लांट इसमें कवर नहीं होता, क्योंकि बियरर प्लांट वो प्लांट होते हैं जो 1 साल से ज्यादा रहते हैं, जो खुद नहीं कटते हैं और जो फल देते हैं। सर जब वो क्या हो जाते हैं सर, जब वो स्क्रैप हो जाते हैं तो लकड़ी के भाव मिल जाते हैं सर। सर यहाँ सबसे पहले का सबसे मेन कारण जो है बियरर प्लांट को कवर करने का, क्योंकि सर ये हमारा पीपीई की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। तो सर बायोलॉजिकल एसिड्स कवर नहीं होंगे। बायोलॉजिकल एसिड्स माने क्या, जैसे कि लिविंग प्लांट्स, लिविंग एनिमल, सर यहाँ पे वो कवर नहीं होंगे। ठीक है सर। सर बियरर प्लांट, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है अदर देन बियरर प्लांट। सर बियरर प्लांट्स इज अ लिविंग प्लांट दैट इट शुड बी सम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब इनका कुछ फल वल देना चाहिए, कुछ इनका प्रोड्यूस होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सेप्ट फॉर एज अ स्क्रैप सेल। मतलब ये खुद नहीं कट जाते, मतलब जो है ये खुद जो है ये क्या होता है, ये मतलब इनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ये इनको खुद नहीं काटा जाता। जब इनका फल निकल जाता है तो ये एज ए स्क्रैप की तरह बिकते हैं। मतलब समझ रहे हो, मतलब चंदन की लकड़ी का काम नहीं कि उसको काट के बेचो। समझ रहे हो। सबसे पहले सर ये 1 साल से ज्यादा रहते हैं, सर ये कुछ फल वल देते हैं, और सर ये खुद नहीं कटते। ठीक है। पीपी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। सर इसके लिए हम एक इंडेक्स पढ़ेंगे अपना 105। नॉन करेंट असेट्स को अगर हेल्ड फॉर सेल कर दिया जाता है तो उसको क्या करेंगे कि सर अब हम इसको बेचने के लिए रखे हैं, हेल्ड फॉर सेल करने के लिए रखे हैं। सर इसका तो इंडियस आपने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, क्यों घबरा रहे हो, मैं पढ़ाऊंगा। सर मिनरल्स राइट्स, मिनरल्स ओर्स एंड नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज। सर मिनरल्स राइट्स हो गए, मिनरल्स की खदानों के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये मिनरल्स की जब आपका इसका प्रोडक्शन होता है तो आपको एक पूरा राइट लेना पड़ता है, आपको पूरा एक सी स्पेस में पूरा एक यूनिट गाड़ना पड़ता है निकालने निकालने के लिए। तो ये इसका पूरा जो इंडेस है वो हमारा 106 है, हम इसको उसमें पढ़ेंगे सर। हाउ एवर, देखो क्या लिखा है, हाउ एवर दिस स्टैंडर्ड अप्लाई टू पीपी यूज टू डेवलप और मेंटेन एसेट्स एज पर बी एंड सी। मतलब इन असेट्स के लिए आप कोई असेट्स यूज कर रहे हो बनाने के लिए, मतलब बी और सी को बनाने के लिए अगर कोई असेट्स यूज कर रहे हो तो वो यहाँ पे कवर होगा, क्योंकि सर वो तो नॉर्मल पीपी है, वो पीपी है नहीं, मतलब वो हेल्ड फॉर सेल तो है नहीं, वो तो मिनरल्स राइट्स मिनरल्स ओर्स है नहीं, क्योंकि मिनरल राइट मिनरल्स ओर जो ये सब जब आप इसका जो है सेटअप डालते हो तो बहुत सारी आपकी क्रेन्स वगैरह बहुत सारी शिप यूज होती है, तो वो तो सर आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगी। तो सर ठीक है, क्या क्या जाएगा क्या क्या नहीं जाएगा।
ठीक है, देखो आपको याद करने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मीनिंग मैंने बताया, फिर आपको बताया कि मीनिंग मतलब क्या 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 जाएगा, आउट ऑफ स्कोप क्या क्या नहीं जाएगा, फिर उसके बाद रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। देखो बच्चों, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कब आप किसी, चलो मान लिया कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, मतलब कुछ तो वैल्यू होना चाहिए और कुछ तो आपको बेनिफिट होना चाहिए। तो पहला कंडीशन, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, ये दो कंडीशन होगा तभी आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। मतलब कोई आपको दिख गया, चलो ठीक है ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आप अपने बुक्स में कब लोगे, जब वो सर आप उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर, कॉस्ट उसकी कुछ पता चल पाए, और दूसरा देयर शुड बी सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम सच एन एसेट, मतलब उसके यूज से कुछ उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, भविष्य में कुछ ना कुछ उससे फायदा होना चाहिए। सर सारे एसेट्स का फायदा होता है, सर फ्यूचर में फायदा होता ही है, उस एसेट्स को आप ऐसे ही नहीं रखे होते हो। ओके सर। सर अब पता चल गया रिकॉर्ड कब करेंगे, ठीक है सर। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, शुरू में अगर किसी को खरीदना है, किसी को एसेट्स को बुक करना है, आप कैसे करोगे? तो देखो सर, सबसे पहला सिंपल सा कारण, सिंपल सा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं देख लूँ क्या, एक मिनट देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, चल रहा है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। कितने ड्यूरेशन अभी हुए हैं यार? हम्म, तो देखो सर, सबसे पहला तरीका क्या है? आपको कोई बिल्डिंग दिखी, आपने कहा कि, जैसे आपको मैं आपको बताऊं, ये छोड़ो, मैं क्या ही बताऊं। क्या हो गया यार, इसमें चढ़ तो नहीं गया? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, ये तो जो है नुकसान हो जाएगा यार मेरा तो यहाँ पे। माय गॉड। हेलो। अच्छा चल रही है। सॉरी सॉरी। हाँ तो मैं कहाँ था, मान लो, वैसे मैं आपको बताऊं कि हाँ, मैं बनारस में रहता हूँ, आपको तो पता ही होगा, बनारस में। तो यहाँ पे एक बार क्या ही हुआ कि एक बार किसी आई, मतलब हम लोग के यहाँ जो मॉल वॉल हैं, तो एक बार ऐसे ही रैंडम जो है कोई आदमी वहाँ चला गया, तो उसके वेशभूषा से उसको एंट्री करने के लिए नहीं दिया गया, बोला कि नहीं नहीं, आप जो है थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के आइए तो आप जो है एंट्री करेंगे। उसने क्या किया, उसने जो है पूरा मॉल का जो है वही दाम लगा दिया। कितने की मॉल है तुम्हारी, बताओ, मैं अभी खरीदूंगा, बुलाओ मालिक को। टशन में एकदम पूरा न्यूज में आ गया था ये सारी चीजें, आज से बहुत साल पुरानी बात है ये, कि वो एकदम फायर हो गया था, कितने की मॉल है तुम्हारी, तूने मुझे आने से कैसे रोका, करोड़ों रुपए की संपत्ति, और वो दाम लगा दिया था। तो चलो वो एक बात की बात है, अपन भी ऐसे कभी ना कभी दाम लगाएंगे किसी न किसी प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो ऐसा था। तो भैया सबसे पहला जो है, आप जो क्या कर लो सर, पेमेंट बाई कैश, कैश का मतलब रोकड़ा नहीं, रोकड़ा से आजकल कुछ नहीं होता, आपको बैंक ट्रांसफर ही करना पड़ता है। तो सर डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर लो। तो सर सीधी सी जनरल एंट्री क्या होगी सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट टू बैंक टू कैश, मतलब जैसे भी आप खरीद रहे हो सर, कैश से तो खरीदोगे नहीं, आपको तो मालूम है सर के रेट से जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है वही कैश से दी जाती है। सर हमको सब मालूम है, हम लोग सब 30 मार खान है, अरे मालूम है तुम लोग यार, तुम लोग तो सर देखो सबसे पहले, या तो सीधा कैसे खरीदोगे किसी भी बिल्डिंग को, आप कैसे खरीदोगे, अगर सीधा आपके पास पैसा रोकड़ा है तो आप लेके जाओगे भैया खरीद लिया हमने। दूसरा, सर हम एक्सचेंज कर लेंगे। सर हम कोई बाइक खरीदना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि हमें जो है BMW वाली बाइक खरीदनी है, सुपर बाइक खरीदनी है। यार छोड़ो यार, मुझे तो सुपर बाइक ये सब पसंद नहीं है ज़्यादा, अपनी तो सबसे प्यारी गाड़ी है एक, जो है रॉयल इनफील्ड, जो है, बोलो क्या, हिमालयन, नहीं हिमालयन नहीं, एक 650 सीसी की गाड़ी लॉन्च हुई है अभी इधर ही रिसेंटली, कमाल की गाड़ी है। तो ठीक है, मेरे पास जो है अभी जो भी बाइक है, मेरे पास अभी FG है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये 650 खरीदनी है, मैं कंपनी के पास जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा है, मेरी बाइक जो है एक्सचेंज कर लो और मुझे ये बाइक दे दो। वो कहेगा अच्छा ऐसा है, उधर उधर दरवाजा उधर जाओ, नई बाइक खरीदनी है तुमको और तुम्हें अपनी पुरानी बाइक मुझे देनी है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, थोड़ा शांत, जितना कैश आपको कम पड़ रहा है मुझे को बताओ, मैं तुरंत अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, कितना दाम है उसी तरह मैं तुरंत जो है दाम लगाऊंगा तुम्हारे शोरूम का। इतना नहीं है, मतलब अगर जो है 5 लाख रुपए की बाइक है तो तुम मेरी बाइक कितने में ले रहे हो? मैं सोच रहा लाख वाख रुपए में ले रहा है, उसने बोला 50 हजार, मैं बोला ठीक है यार चलो 4.5 लाख रुपए का EMI बना दो।
तो कह रहा है बस निकल गया। तो मतलब मान लो कि एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उसको बिल्डिंग दे दो, अपनी लैंड दे दो अपनी, इतना नहीं है बब्बू, एक बाइक के लिए मैं अपनी घर जायदाद नहीं कर दूं, वैसे भी कुछ नाम पे है नहीं मेरे। तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। एक्सचेंज में क्या होता है सर, अगर जैसे कोई वैल्यू जो आपको लेनी है, अगर वो वैल्यू है 10 लाख रुपए की, और जो आप उसकी मार्केट जो आप दे रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो बाकी का 9 लाख तो भैया आपको देना ही पड़ेगा ना कैश में या बैंक में। तीसरा क्या कंडीशन है, कैसे खरीद सकते हैं सर, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। सर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स क्या होता है? बच्चों, आप एक बात बताओ, आप खुद से भी तो कोई एसेट्स बना सकते हो। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी वीडियो शूट कर रहा हूँ, सारा वीडियोस लेटेस्ट शूट करके एक पेन ड्राइव बना रहा हूँ, तो ये मेरी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स है। इसको बनाने में मुझे जितनी कॉस्ट लगेगी मैं उसकी कॉस्ट उस पर रखूंगा। तो इसमें क्या क्या खर्चे जाएंगे वो मैं इसमें डालूंगा। समझ रहे हो बच्चों? और जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है वो कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर करके कुछ बनाती हैं, तो भैया वो उसकी एसेट्स में आएगी। तो सर वो खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं। और परचेज अंडर हायर परचेज बेसिस। सर हायर परचेज हमने बचपन में पढ़ा हुआ है सर। सर इसका तो बेस्ट एग्जांपल है, जब हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो आप लोग उसकी ईएमआई बनवा लेते हो। तो सर उसमें कैसे होता है पता है ना सर, 20,000 की मोबाइल है, 2,000 रुपये दे के आप बाकी का पैसा जो है ईएमआई बनवा लेते हो, तो उसमें इंटरेस्ट पोर्शन भी जुड़ा हुआ होता है, याद है ना? तो ऐसे ऐसे डील कर सकते हो सर। और भी कोई तरीका है क्या, आप ही बताओ। सर हम गए कुछ सामान खरीदने के लिए, सर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमने ईएमआई बनवा ली, हमारे पास पैसे हैं तो वैसे ले लिए, हमारे पास कुछ असेट्स हैं हमने उसको दे दिया। सर हम और किसी तरीके से मुझे आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं देख लूंगा, ठीक है? तो आ जाओ, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि अगर रोकड़ा दे के खरीदना है तो क्या क्या खर्चे आप उसमें जोड़ोगे। जितना कैपिटलाइज करोगे उतना नेटवर्थ ज्यादा दिखेगा, उतना आपकी बैलेंस शीट अच्छी दिखेगी। समझ रहे हो आप? खर्च भी कम दिखाओगे पीएनएल में, आप जो है कैपिटलाइज करोगे, नेटवर्थ ज्यादा दिखेगी, खर्च कम दिखेगी, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगी। तो बच्चों उन्हीं खर्चों को आपको कैपिटलाइज करना है जो असेट्स को रेडी टू यूज करने के लिए जरूरी है। जितने भी खर्चे असेट्स को रेडी टू यूज करने के लिए है। सर आप बार बार रेडी टू यूज क्यों बोल रहे हैं, हम लोगों ने टैक्स में पुट टू यूज पढ़ा है। टैक्स पे पढ़ रहे हो अभी? नहीं ना, आप क्या पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर यहाँ पे आपको रेडी टू यूज देखना है। असेट्स रेडी हो गई तो आपके उसके बाद की सारी खर्चे आप पीएनएल में डाल सकते हो, उसके पहले के जितने खर्चे हैं आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, आप कैपिटलाइज कर सकते हो, उसके बाद की खर्चे आप पीएनएल में डालोगे। सर ऐसा किस लिए है? बिकॉज सर आप वो असेट्स यूज नहीं कर रहे हो, वो आपका पॉइंट है, लेकिन असेट्स तो रेडी हो गई ना। ओके सर। तो सर हमारे कौन कौन से खर्चे जाएंगे? तो सर हमारे सबसे पहला खर्चा सर परचेज प्राइस जाएगा। सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, मतलब उसको लाने के लिए और उसको रेडी टू यूज करने के लिए जो भी खर्चे हैं, मतलब उसको प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए ताकि हम उसको यूज कर पाए, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो भी खर्चे होंगे वो जाएंगे। और एस्टिमेटेड रिमूवल कॉस्ट, ये बहुत बढ़िया चीज है जो आप लोगों ने शायद जो है जो इस बार नया पढ़ा होगा या शायद पढ़ा भी होगा, आपका पुराने टॉपिक में है कि सर रिमूवल कॉस्ट भी हम लोग क्या करते हैं, आप लोग कैपिटलाइज करते हैं। सर रिमूवल कॉस्ट क्या होती है सर? जैसे मैं आपको बताऊं मैं आपको बताऊं सर, कभी कभी आप क्या करते हो, आप किसी जैसे जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो शहर से काफ़ी दूर होती है, तो गाँव के पास ज़्यादा होती हैं। तो जैसे आपने खूब बड़ी क्या की, आपने बहुत बड़ी जो है फैक्ट्री लगाई। अब इस फैक्ट्री के करीब में क्या था, फैक्ट्री के करीब में एक नदी थी, मतलब तालाब टाइप का था। आपके इससे जो धुएं निकलते थे, या जो इससे जो है आप ये कह लो जो इससे आपके वो जो केमिकल्स निकलते थे वो आपकी इस तालाब में जाती थी। तो अब आपने क्या किया, इस तालाब को गंदा किया।
उस केमिकल से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिमूवल कॉस्ट है ना, तो ये तो एक खर्च है ही कि आपको ये क्लीन अप एक कॉस्ट है, लेकिन यहाँ रिमूवल का बोल रहा है, तो इसके लिए ऑयल रिग सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपको मालूम है ना, तेल के कुएं, तेल जो ऑयल रिग लगते थे ना समुद्रों में, बहुत बड़े बड़े लगते हैं, जो अंदर नीचे कई कई मतलब बहुत नीचे जाते, कई हजार किलोमीटर। तो जब यहाँ से वो निकलते हैं ना, जब यहाँ से ये पूरा ये सेटअप अपना हटाते हैं, तो यहाँ के जितने भी सारे जीव होते हैं वो सब मर मरा जाते हैं। तो यहाँ की जो कंडीशन है एज इट इज करना, तो एज इट इज करना पड़ता है आपको। पहले यहाँ पे आपने लगाया, ठीक है, फिर आप जो इसको इसको ठीक कर रहे हो, कैसे निकलता है आपको पता है ना, यहाँ से जो जितने भी खनिज होते हैं एकदम समुद्र के नीचे एकदम तल पे, वो आप निकालते हो, उसी से आप तेल वेल निकालते हो। तो फिर इस कंडीशन को जो आपने खराब किया है, इस कंडीशन को जो आपने खराब किया है, इसको वापस एज इट इज करोगे। जो भी आपको खर्च वर्च करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, उसको इम्प्रूव करना है उस कंडीशन को, तो ये भी खर्चे आप उसको जोड़ोगे, क्योंकि ये जरूरी है वहां करने के लिए। ठीक है, ऐसा इसलिए बोला गया ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं, तो इसीलिए जो है बोला गया ठीक है भाई तुम करना और उसको कैपिटलाइज कर लेना। ठीक है, तो आ जाओ, तो देखो हम लोग क्या क्या चीजें इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला परचेज प्राइस, मतलब डायरेक्टली तुमने बोला कि भाई इतना में तय करता है, तो ठीक है दे, 10 लाख रुपए तय हो गया। ठीक है, फिर आया डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर, क्या होता है देखो आ जाओ। नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जैसे कि क्या है एग्जाम्पल सर, इसका हो गया जीएसटी। सर जीएसटी भी लगती है सर। सर अगर आपने उसकी क्रेडिट ले ली, आपने उसको बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा, आपने उसकी आईटीसी बुक कर ली, तो क्या आप उसको क्लेम कर पाओगे सर? क्या आप उसको क्लेम कर पाओगे? नो सर। अगर आपको आईटीसी मिल रही है, याद है ना आप लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, मतलब अकाउंट से पढ़ा होगा कि या तो आप उसका डेप्रिसिएशन ले सकते हो, या तो आप उसकी आईटीसी ले सकते हो। तो अगर आपने आईटीसी लिया हुआ है तो सर वो नहीं जाएगा, मतलब रिफंडेबल है तो सर नहीं जाएगा, नॉन रिफंडेबल है तो जाएगा सर। फिर क्या है सर हमारा, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, मतलब देखो ये सारे खर्चे जो भी हैं बच्चों, ये जो भी खर्चे हैं वो रेडी टू यूज करने के लिए है, मतलब उस असेट्स को आपको रेडी टू यूज करना है। सर यहाँ बाइक की बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है ना कि बाइक को लाने के लिए एक अलग आपको जो है गैरेज बनवाना है, उसको रखना है, या उसके लिए बेड बनवाना है, उसको चलाने के लिए बेड पे चलाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो मतलब अगर कोई बड़ी असेट्स है, आप उसके लिए एक साइट का जो है पूरा रेडी करा रहे हो, तो सर वो जाएगा कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, मतलब उसको मंगवाने के लिए जो खर्चे वर्चे हो रहे हैं वो सब। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, मतलब उसको जैसे क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे एसी की एग्जांपल ले लेते हैं, गर्मी चल रही है, एसी को जब आपके यहाँ आती है, जैसे कुछ कुछ कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ओ जनरल ले लो, तो उसमें क्या होता है कि इंस्टॉलेशन फ्री होता है, लेकिन और उसके अलावा मुझे लगता है जितने भी कंपनियां हैं उनके इंस्टॉलेशन चार्जेबल होते हैं, तो वो कंपनी से आते हैं और इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसका जो भी चार्ज होता है, जो जो भी उनका चार्ज होता है, 1000 1500 रुपये, वो भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो। और इस मैं आपको बताऊं, मैं मैं आपको अपना एक रिव्यू दे रहा हूँ, और आपको जानकारी के लिए, आपके बेहतर के लिए बता रहा हूँ कि 100 200 को मत देखना भाई। एसी जो भी आप लेना, आप जो है बाहर से उसको इंस्टॉल मत कराना। कभी कभी क्या होता है कि 500 कम में हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं बाहर से कम पड़ते हैं। इससे क्या होता है ना, उसके वारंटी में आपके ब्रीच हो जाती है, उसके सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसमें ऐसे लिखा होता है कि क्या आपने एसी को किसी, मतलब बाहर से तो इंस्टॉल नहीं कराया, बाहर से अगर इंस्टॉल कराया तो फिर आपको वारंटी नहीं दिया जाएगा। तो मैंने तो जब लगवाया तो क्या हुआ कि बाहर से लगवा लिया, अब वो चल ही नहीं रही है। अब चल ही नहीं रही है तो मैंने कंप्लेन किया। कंप्लेन करते ही वो बोल रहा है क्या कि सर आपने बाहर से इंस्टॉल करा लिया, मैंने कहा हाँ। तो बोला कि सर अब वारंटी नहीं मिलेगी। मैं कहा वाह क्या बात है यार, अगर तुम लोग फ्री रखो तो मैं उसको इंस्टॉल कराऊं, बाकी मेरा अगर मेरे घर में कोई अगर मैकेनिक है, कोई एसी का उसका शॉप है, तो भाई वो तो खुद ही लगा देगा ना, मैं तुमसे क्यों लगवाऊं। लेकिन सब इतने दुष्ट है ना, तो सब वारंटी नहीं दे रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा ठीक, हम लोग भी बनारसी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने किया अच्छा ठीक है, फ़ोन किया कस्टमर केयर पे, ऐसा है तुमसे ही लगवाया, हाँ तुम्हारे ही बंदे आए थे लगाने के लिए, भेजो टेक्नीशियन को। तो वो आया और वो देख रहा है, वो कह रहा है कि जो है सर आपकी एसी खराब है, ये वो है वो है। मैं बोला अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, देखो कुछ ऐसा होगा। तो एक बटन अंदर से जो है ऊपर नीचे थी, वही उसको करनी थी। तो बच्चों ये सब कंपनियां बहुत वो होती हैं, तो इसीलिए अपने कंपनी से ही लगवाएं, कंपनी के बंदों से। ठीक है,
हाँ, तो बच्चों आ गए ये यही प्रोफेशनल फीस। अगर किसी प्रोफेशनल मतलब इसमें तो नहीं है, अगर कोई प्रोफेशनल फीस आप किसी को दे रहे हो कोई एसेट्स परचेज करने के लिए जो जरूरी है वो भी जाएगा सर। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस वो भी जाएगा सर, मतलब उसको लोडिंग के लोड करा रहे हो अनलोडिंग करा रहे हो। ब्रोकरेज या कमीशन असेट्स को परचेज करने के लिए अगर आपने कोई ब्रोकरेज या कमीशन दी हुई है वो भी जाएगा सर। ट्रांजिट इंश्योरेंस असेट्स को मंगाने में कुछ वो लॉस ना हो जाए, जल ना जाए, चोरी ना हो जाए, उसके लिए आपने इंश्योरेंस कराया। टेस्टिंग कॉस्ट, असेट रेडी हो गया अब उसको टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर मतलब कि असेट सही चल रहा है कि नहीं उसके लिए आपने क्या किया, किसी को बुलाया था टेस्ट करने के लिए, तो ऐसा कोई अगर है आपका टेस्टिंग करने के लिए तो वो जाएगा। आफ्टर डिडक्शन नेट प्रोसीडिंग फ्रॉम द सेल ऑफ सैंपल यूनिट, मतलब आपने बनाया टेस्ट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट थी, प्लांट थी, आपने आपने क्या किया, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ यूनिट बनाई, तो अब वो यूनिट का पैसा जो मिला, जैसे लेट्स टेक का एग्जांपल कि आपने सैंपल यूनिट्स कुछ बनाए, सैंपल यूनिट आपने 100 यूनिट बना लिए जो कि आपको 100 के रेट से बिक जाएंगे, यानी 10,000 रुपये, और आपको ये खर्च करने पड़े थे उसके लिए टेस्टिंग के लिए 15,000 रुपये। तो आपका जो नेट कॉस्ट हुआ बच्चों वो 5,000 रुपये हुआ ना, तो वही वो बोल रहा है कि नेट करने के बाद जो खर्च जाएगा वो ही आप लीजिएगा। फिर क्या बोल रहा है सर, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल विद एक्विजिशन, मतलब अदर जितने भी कॉस्ट है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो खर्चे हमारे जाएंगे। फिर क्या लिखा है सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ रिमूवल एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द पीपी, जैसे मैंने ऑयल रिग, इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल है सर ऑयल रिग, कि मतलब कौन कौन से खर्चे आपके जाएंगे, वही वो सी वाला पॉइंट है ना, ये तो ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो कौन कौन से खर्चे जाएंगे सर, सबसे पहले परचेज प्राइस, फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर जैसे कि इसमें सर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हो गए, सर ब्रोकरेज कमीशन हो गया, सर साइट प्रिपरेशन हो गया, सर प्रोफेशनल की फीस हो गया, सर इनिशियल लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हो गए, सर ब्रोकरेज कमीशन हो गया। फिर उसके बाद क्या था सर, एस्टिमेटेड रिमूवल कॉस्ट भी हमारे जाएंगे। अब सर क्या क्या जाता है ये तो पढ़ लिया, अब क्या नहीं जाता है ये भी जरूरी है सर। सर सबसे पहला सर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड, मतलब असेट्स रेडी टू यूज हो गई उसके बाद अगर आप ये जो भी खर्चे हैं ना बच्चों, ये जो भी खर्चे हैं ये आफ्टर रेडी टू यूज है, मतलब रेडी टू यूज होने के बाद जितने भी खर्चे जाएंगे तो सर वो तो हमारे पीनल में जाएंगे। अब जैसे इसमें क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड, तो ये तो सर आपका जनरल ओवरहेड है, ये आपका उसमें कॉस्ट में नहीं जाएगा। सेलिंग ओवरहेड हो गया, रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये तो उससे अगर आपको इसको आईटीसी मिल जा रही है तो काय को जाएगा वो। ट्रेड डिस्काउंट आपको मालूम है, ट्रेड डिस्काउंट वो तो लॉट से रिलेटेड होता है, तो सर वो तो जाएगा ही नहीं, वो तो क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है अपना। सर गवर्नमेंट ग्रांट, सर आपको मालूम है ना गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अभी हम लोग इंडिया 12, मैंने आपको इंडिया 12 बच्चों पढ़ाया कि नहीं अभी, इंडिया 12, नहीं मैंने आपको अभी इंडिया 12 नहीं पढ़ाया ना, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है इंडिया 12, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना आपका एएस में, कौन सा था, एएस 12 है और यहाँ भी इंडिया 12 है, हाँ गवर्नमेंट ग्रांट। तो उसमें दो मेथड थे, एक तो नेट करके आप चल सकते हो और एक डिफर्ड ग्रांट का एक अकाउंट कर सकते हो, तो मतलब कहने का ये है आप रिड्यूस कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट में वो नहीं जाता है। और फिर क्या, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस, कोई एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस है वो क्या कर रही है, कोई न्यू फैसिलिटी यूज ओपन कर रही है, तो सर देखो अगर कोई एग्जिस्टिंग है और कोई नया फैसिलिटी यूज कर रही है तो उसके संबंध मतलब आपकी जो है एग्जिस्टिंग यूनिट जो है नई फैसिलिटी कुछ कर रही है तो वो तो खर्च नहीं जाएगा ना सर। सर आपका तो वो पहले से रेडी टू यूज है एसेट्स। दूसरा सर, स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद न्यू कस्टमर, देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें ना शिफ्टिंग कॉस्ट आते हैं, जैसे आपके एसेट्स है वो रेडी टू यूज है लेकिन आप क्या कर रहे हो उसको शिफ्ट कर रहे हो। जैसे आप पहले बनारस में कर रहे थे, आपने बोला कि नहीं सर अब हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली पे काम करेंगे, आप पूरा लेके जा रहे हो वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो, तो सर वो आप खर्चे, वो आप शिफ्टिंग का खर्च है वो उसमें नहीं जाएगा। सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इनॉग्रेशन एक्सपेंडिचर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर इसका जियो, जो सर इसने क्या किया, इतना एडवर्टाइजिंग किया इतना कि पहले फ्री में ले लो, फ्री में ले लो सिम, तो सर ये खर्चे हमारे नहीं जाएंगे। एक मैं क्वेश्चन करा दूं क्या इसका, इतना मैंने आपको जगह छुड़वाया है, मैंने आपको क्वेश्चन के लिए ही जगह छुड़वाया है बच्चों, ऐसे ही थोड़ी जगह छुड़वाया है। आ जाओ थोड़ा, पहले मैं देख लूं कि सब कुछ ठीक तो है ना। हम्म, एवरीथिंग ओके, सब ठीक। पानी वानी पी लूं मैं, मत सर पानी वानी आप मत पीजिए, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा मत करो।
आ जाओ बच्चों, आपके लिए मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल तो कवर है ही, स्टडी मटेरियल ही तो पूरा क्वेश्चन भरा हुआ है आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ ना, मैं डायरेक्ट लिखवाता हूँ आपको क्वेश्चन। लिखूं क्या मैं? सर एग्जाम्पल वन, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी acquire a heavy plant for rupees 50 lakhs। ठीक है, 50 लाख का इसने क्या किया है, कोई हैवी प्लांट इसने खर्च किया है। कंपनी पेड rupees 5 lakh GST on it, which is included in the cost of plant। ठीक है, क्रेडिट एडमिसेबल, मतलब इसकी जो क्रेडिट है बच्चों वो आपको मिलेगी। ठीक है, कंपनी incur following expenses to ready for use of plant। सर पहला, साइट प्रिपरेशन में सर उसको 50,000 रुपये लग गए। सर आपको जो है किसी प्रोफेशनल को फीस देनी पड़ी 25,000 रुपये। सर आपको टेस्टिंग कॉस्ट देनी पड़ी 10,000 रुपये। सर आपकी जो सैंपल यूनिट है रियलाइज फॉर रुपीज 5,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये आपको मिल गए। सर कंपनी हैव टू incur 5 lakh rupees at the end of the useful life of the oh my god, what just happened, of the plant, that is 10 year। मतलब 10 साल बाद आपको 5 साल रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 5 साल रुपए खर्च करने पड़ेंगे फॉर फॉर इट्स रिमूवल। मतलब आपको उसको हटाने के लिए 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, 5 लाख रुपए के लिए क्या रो रहे हो तुम, और तो स्क्रैप से निकल जाएगा आपका। सर सर पूछ क्या रहा है ये तो बताओ। कैलकुलेट
amount of plant to be initially recognized। सर अमाउंट बताओ कि कितने पे वो रिकॉर्ड करोगे, आप बता दो मुझे बता दो। आओ मैं बता दे रहा हूँ, मुझे बता दो सर। आप क्यों इतना चिल्लाते रहते हैं सर? सर आप एक टीचर से जरूर पढ़े हैं, आप उन्हीं का जो है फॉलो करते रहते हो, वो भी बहुत चिल्लाते हैं। देखो बच्चों, पढ़े तो हैं ही हम। ठीक है, लेकिन ठीक है, चिल्लाने का अपना स्टाइल है। आओ आओ आओ, ऐसे तो नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। सर है यार अपने, वो भी सर है यार, क्या बात तुम करते हो? ठीक है, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो सर क्या क्या जाएगा सर? सर सबसे पहले सर परचेज प्राइस, परचेज प्राइस विथआउट जीएसटी। सर परचेज प्राइस कितना है सर? सर परचेज प्राइस कितना है सर? सर कितना है सर? सर 50 लाख है, 5 लाख रुपए जीएसटी है सर। तो सर क्या हो जाएगा सर 50 लाख में से? सर 50 लाख में से आप क्या करो, 5 लाख रुपए माइनस कर लो सर। सर कैलकुलेटर पे करोगे क्या यार? तुम लोग भी एकदम मतलब जो है एकदम मतलब मेरी ले रहे हो एकदम, तुम लोग एकदम कैसी बात बोलते हैं सर आप? मतलब तुम लोग भी यार मतलब, ठीक है सर। सर क्रेडिट उसकी एडमिसिबल है तो काहे को उसकी क्रेडिट लेना है सर? साइड प्रिपरेशन जाएगा सर, जाएगा प्रोफेसर भी जाएगा सर, जाएगा। सर साइड प्रिपरेशन कितना है सर? सर आपकी साइड प्रिपरेशन है, हो जाएगी सर। सर आपकी साइड प्रिपरेशन जाएगी सर, हाँ सर जाएगी सर। सर प्रोफेशनल्स की फीस जाएगी सर, हाँ जाएगी सर, बिल्कुल जाएगी, काहे को नहीं जाएगी? कुछ खर्चे नहीं भी जाने चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए सर। टेस्टिंग कॉस्ट आएगी सर, सॉरी, आफ्टर आफ्टर सैंपल यूनिट वैल्यू। सर साइड प्रिपरेशन कितना है सर? साइड प्रिपरेशन है सर 50,000 रुपये। सर यहाँ 50,000 लिख दूं मैं? हाँ हाँ लिखो ना, काहे को डर रहे हो? 50,000। सर ये कितना है सर? 25,000 है सर। सर ये कितना है सर? सर ये तो 10,000 था, 10,000 था टेस्टिंग का, लेकिन हमें सर 5,000 रुपये मिल गए सर सैंपल यूनिट को बेचने से। तो सर कितना जाएगी सर? 5,000 रुपये जाएगी सर। सर रिमूवल कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ रिमूवल, सर वो भी जाएगी सर? यस सर वो भी जाएगी सर। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ रिमूवल। सर यहाँ तो आपने एक चीज तो बताया ही नहीं कि सर 5 लाख रुपए लगेगी 10वें साल के अंत में, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, जो डिस्काउंटिंग रेट है, वो क्या है? तो सर दे देता हूं सर, माय मिस्टेक सर। डिस्काउंटिंग रेट 10%, 10% मान लो सर। तो सर अगर 10% से करना है तो सर हम कैसे निकालेंगे? तो सर हमें तो ये आता है सर, हम ये क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग रेट, दैट इज 10% तो 1.1 हो जाएगा, 5% तो 1.05 हो जाएगा। सर हमें ये पता है, आप क्या बात करो, 1/1.1 कर लेते हैं। तो सर करंट ईयर की आ गई 0.909, फिर आपको इक्वल टू दबाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10वें साल की आ गई 0.3855 है, तो 386 ले लेते हैं। तो सर 5 लाख, आई एम सॉरी, तो सर 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.386। सर ये क्या है? सर ये है सर डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 10th ईयर एट द रेट 10%। सर ये कैसे निकला है? 1/1.01 जब आप करोगे फॉर, इक्वल टू करोगे आप फॉर 10 टाइम्स,
तो सर आपका ये आ जाएगा। तो सर इसी में मल्टीप्लाई कर लो सर, आपको कितना 5 लाख रुपए का, मतलब आज की ये वैल्यू निकल के आ गई। आज की जो ये वैल्यू निकल के आ गई सर, कितनी आ गई सर? सर आपको आ गई 192,772। ओके सर, तो सर आपकी कॉस्ट कितनी आ गई सर? सर आपकी कॉस्ट आ गई सर। सर सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आप उसको बता देते ना तो मुझे मजा आ जाता। अरे बिल्कुल बताऊंगा बच्चों, काहे को घबरा रहे हो? बिल्कुल मैं बैठा काहे को हूँ, तुमको बताने के लिए बैठा हूँ। 192,772। तो सर ये हो गया आपका, आपकी कॉस्ट आ गई 47,727,772 सर। 47,72,772। सर ये जो आपने निकाली है सर, सर इसकी एंट्री आप करा सकते हो क्या? सर आप सबकी एंट्री कैसे करोगे? सबकी एंट्री सर, जैसे एंट्री जनरल एंट्री आप कैसे करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आप क्या करोगे, पीपी डेबिट करोगे, करोगे ना? पीपी डेबिट, है ना? टू ये क्या है, टू साइट प्रिपरेशन, ये सब सब आप ले जाके साइट प्रिपरेशन, ये सब प्रोफेशनल फीस, ये सब ले जाके जोड़ दोगे ना, मतलब ऐसे एंट्री करोगे। मतलब ऐसे भी अगर आप नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, सीधा आप जो है पीपी डेबिट कर दोगे, टू कैश कर दोगे, वो सीधा आप जोड़ दोगे टू कैश या बैंक। लेकिन ये जो प्रोविजन वाला है, इसमें आप क्या करोगे, इतना तो आप सीधा कैश में कर दोगे, लेकिन ये आप क्या करोगे, टू प्रोविजन फॉर रिमूवल, मतलब रिमूवल ऑफ असेट्स के लिए आप प्रोविजन बनाओगे। इसकी क्या होगी सर, 192,772 करोगे। फिर आप क्या करोगे, इसमें जब ये प्रोविजन अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे जब आप बाई पीपी लिखोगे, लिखोगे ना, लेजर जब बनाते हो ना, याद है ना प्रोविजन फॉर डिपो, तो यहाँ पे लिखो 192,772। फिर आप क्या करोगे, इसमें हर साल बाई इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट अगर नहीं कहना है बाई, आप इस पे क्या करो, बाई इसमें अनवाइंडिंग कॉस्ट करके जो है अब इस पे चार्ज कर दो, मतलब 10% की तरह। फिर ये जो वैल्यू आएगी टोटल, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, फिर ये इधर आएगी, फिर इस पे भी बाई अनवाइंडिंग कॉस्ट करते जाओगे, फिर ये वैल्यू आएगी, फिर ऐसे ये 10 साल तक चलता रहेगा। 10वें साल के लास्ट में ये पूरा कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए हो जाएगा। फिर आप लास्ट में एक एंट्री क्या मार दोगे, प्रोविजन डेबिट टू कैश, जो आपको पे करना है। हर साल इंटरेस्ट की एंट्री क्या करोगे सर, इंटरेस्ट की इंटरेस्ट डेबिट टू प्रोविजन करेंगे सर, करेंगे ना सर? काय को नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो सर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट हर साल पीएनएल में जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे पढ़ाऊं मैं, आगे पढ़ाऊं, जैसा बोलो, छोड़ दूं क्या आज? जैसा बोलो बोलो बोलो, छोड़ दूं, छोड़ दूं? सर काय को छोड़ रहे हैं आप? मन नहीं लग रहा है क्या सर आपका? नहीं ऐसा बात नहीं है कि मन नहीं लग रहा है, बस मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। आओ आओ आओ। सर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट्स की कॉस्ट में क्या क्या जाएगा सर? सर हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है सर? हम लोगों ने अभी डायरेक्टली वाला पढ़ा है कि डायरेक्ट जो खर्चे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब आते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, मतलब आपने उसको बनाया है, तो बनाने में सर आपका क्या लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, कुछ मजदूर लगेंगे डायरेक्ट वेजेस, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी लगेंगे जो उसको बनाने के लिए जरूरी है, और शेयर इन कॉमन एक्सपेंडिचर, मतलब आपने कुछ कॉमन जगह को यूज करके उसका पोर्शन उस पे लगाया है, तो जो जितना शेयर है आप उसमें यूज करोगे। जैसे कोई, मैं आपको बताऊं कि जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई किसी प्लांट को आप यूज कर रहे हो, तो वो जितना उसमें जितने दिन के लिए वो थी, तो उसका उसको डेप्रिसिएशन यूज कर लो उस पे, ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट, इफ इंडिया 23 अलाउ बोरिंग कॉस्ट अगर अलाउ कर दिए तो वो उसमें जाएगा, ठीक है। देखो क्या क्या नहीं जाएगा, एब नॉर्मल वेस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस विल नॉट पार्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। मतलब क्या हुआ, बारिश हो गई, ठीक है, आग लग गई, या मजदूरों की स्ट्राइक हो गई, तो सर ये एब नॉर्मल वेस्ट है, तो सर ये खर्चे आप उसमें नहीं जोड़ दोगे। मतलब मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी, उनका उन समय का लंबा चला, वो उन समय का मजदूरी उनका जितना हुआ, ठीक है। या तो अभी क्या हुआ कि आपका जो है मटेरियल वेस्ट हो गया, आग लग गया, एब नॉर्मल लॉस, तो सर एब नॉर्मल चीजें उसके कॉस्ट में नहीं जुड़ेंगी। सर इफ एनी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, देखो अगर इंटर डिपार्टमेंट यूनिट ए से यूनिट बी में, जैसे 3 यूनिट से होके गुजरती है कोई एसेट्स को, अगर रेडी होना है यूनिट ए बी सी, तो सर इंटर डिपार्टमेंट की जो प्रॉफिट रहेगी वो हम लोग हटा देंगे। अगर उसने जो है, जैसे इसने बनाई 1 लाख का, उसमें उसमें 10,000 प्रॉफिट रख के वो बी को बेच रहा है, तो बी को भेज रहा है, तो वो 10,000 की प्रॉफिट हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, असेट्स को
आपको एक कॉस्ट प्लानी है कि उस पे कितनी कॉस्ट लगे। अगर ये अननेसेसरी प्रॉफिट ऐड करते जाएंगे तो असेट्स तो ओवर वैल्यूड हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। तो इज मेड विद इन डिपार्टमेंट, इंटरनल प्रॉफिट आर एलिमिनेटेड इन अराइविंग कॉस्ट, तो भैया हम इंटरनल प्रॉफिट हटा देंगे। सर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हो फॉर इंडिया 40, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में याद है बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एसेट्स आप एक्सचेंज कर रहे हो तो आप कैसे उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे। बहुत सिंपल है, इंडिया 40 में भी मैंने आपको बताया था कि आप अपनी अपनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू लोगे। आपकी एसेट्स अगर 1 लाख की है, आपकी उसकी बुक वैल्यू आ रही है, बुक्स पे जो वैल्यू आ रही है वो 90,000 आ रही है, तो आप उस पर पहले 10,000 की प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे। और कोई एसेट्स अगर आपको मिल रही है तो 1.5 लाख की मिल रही है, तो बचा हुआ पैसा आप कैश में दोगे। बहुत सारी चीजें उसमें हम लोगों ने इंडिया 40 में पढ़ा हुआ था, आप पुरानी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, देख लो। पढ़ाया तो है ही मैंने, तो आपको तो याद होगा। अब आते हैं सर, हमने सर जो है हमने 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 सर हमने असेट्स परचेज किया हायर परचेज में सर, जैसे मोबाइल मोबाइल परचेज करते हैं। तो आप एक बात बताओ, हायर परचेज में क्या होता है कि जैसे अगर कोई आप जैसे मैं आपको बताऊं कि जो प्राइस होती है, जैसे प्राइस तय हुई कि बच्चों आपको आपको 20,000 की मोबाइल देनी है, फिर आपको इनिशियली तय हुआ कि आप 2,000 अभी दे दो, बाकी की आपको ईएमआई बन जा रहे हैं। तो ईएमआई में आपका इंटरेस्ट पोर्शन तो जुड़ा हुआ है, तो उसमें अलग से आप चार्ज नहीं करोगे, उसी में इंटरेस्ट पोर्शन जुड़ा होता है, तो वो आपका पीनल में जाएगा। देखो क्या लिखा है, इफ एनी पीपी इज एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज देन वी शुड कंसीडर कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल टू कैश प्राइस ओनली। कैश प्राइस यहाँ नगद से मतलब नहीं है, मतलब जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो हम उसमें हटा देंगे, मतलब उस मोबाइल की जो प्राइस थी, मतलब जो असेट्स की प्राइस होगी बस उस पर रिकॉर्ड करोगे। एक्स्ट्रा पेमेंट अबव कैश प्राइस विल बी नोन एज इंटरेस्ट दैट विल बी ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट। मतलब उस मोबाइल की प्राइस तय हुई भैया कि भैया 15,000 में से 15 नहीं है यार, थोड़ा तो बढ़ाओ, S23 अल्ट्रा अल्ट्रा लो, हाँ मजे से जो है 75,000 रुपीज लगाओ, 75,000 रुपये उसकी प्राइस थी। ठीक है, आपको उसमें जो है 75,000 रुपये मोबाइल वाले से तय हुआ कि भैया दुकान से कि 75,000 के हम लेंगे एसेट्स। ठीक है, थोड़ा और सर 75 लाख वाक कर लो, ठीक है, छोड़ो यार आईफोन लो तो ये 2 लाख मान लो, ये छोड़ो ना यार, चलो एक 75 की दाम हुई। अब आपको उसको जो ईएमआई आपने बनवाया है वो आ रहा है 2 लाख रुपए, तो पूरा जोड़ने पे आपको आ रहा है 2 लाख रुपए। सर कैसे अबे जोड़ लेना ना भाई, कितना तुम्हें ईएमआई देना है। तो बाकी का जो 25,000 रुपए है वो तो सर आपका क्या जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। वो आपको कहाँ जाएगा, वो पीनल में जाएगा, वो उसके पार्ट्स में नहीं आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। चलो सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। सर आप कोई क्वेश्चन करा दीजिए सर, मजा आ जाए, क्वेश्चन करा देंगे सर ना, तो ना मजा आ जाएगी सर। क्वेश्चन करा दूं मैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन आओ देखते हैं, गुड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और देख लेते हैं। सन लिमिटेड इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू द लोकल मार्केट। मतलब वो क्या कर रहा है, वो कोई नई फैक्ट्री बना रहा है और कोई नया कोई प्रोडक्ट ला रहा है लोकल मार्केट में। द बिलो टेबल इलिस्ट्रेट विच ऑफ द आइटम ऑफ द कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज एज पर इंडिया 16। कौन कौन से खर्चे हमारे जाएंगे, तो सर सबसे पहला खर्च साइट प्रिपरेशन कॉस्ट जाएगा। यस सर, अगर असर्स को रेडी टू यूज में है तो वो जाएगा। सर ऐसा भी केस आता होगा कि जब कन्फ्यूजन होती होगी, तो मतलब ऐसा लग भी सकता है कि ये रेडी टू यूज़ में है, ऐसा लग भी सकता है ये रेडी टू यूज़ नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, मैं भी अभी आपको कराऊंगा, उसमें एक टेस्टिंग वो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, अपने स्टडी मटेरियल में उसको जो है कवर नहीं किया गया है, लेकिन वो अगर वो रेडी टू यूज़ के लिए ज़रूरी है तो आपको हो जाएगा। तो इस केस में करें क्या सर, तो देखो बच्चों आप दोनों आंसर लिख रहा, सर इतना समय तो होता नहीं है, तो ठीक है पहले आप जो है एक आंसर दे देना, फिर उसके बाद अजम्पशन डाल देना कि हमने ये एज्यूम किया है इन क्वेश्चन में कि भैया वो ऐसा ऐसा बात है कि मतलब वो असेट्स रेडी टू यूज में है। फिर आप अगला पन्ना छोड़े रहना, फिर जब आप करके आना सारा, तो अगर टाइम मिले तो आप उसको भी कर देना। तो ये दोनों एजम्पशन करें, केवल एक, तो सर बच्चे बोलते हैं कि मैं एक ही करके एजम्पशन डाल दूंगा, ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर को जब उसका नहीं मिलेगा आंसर तो वो
ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ये सर जरूरी है। डायरेक्ट मटेरियल ये सर जरूरी है, दोनों जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा वो बोल रहा है, इंडिया सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग 10,000 इनकर्ड ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। तो सर स्ट्राइक हो गया तो सर ये क्या हो गया सर, ये आपकी एब नॉर्मल एक्टिविटी हो गई। तो सर एब नॉर्मल एक्सपेंस हमारे नहीं जाएंगे सर। 1160 है सर, ये थाउजेंड्स में है। चलिए थाउजेंड यानी 11,60,000 है, तो 10,000 हट जाएगा तो 11,50,000 हो जाएगा। समझ गए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 10,000 रुपये ये माइनस हो जाएगा सर, नहीं जाएगा। मतलब ये 11,60,000 अगर है तो इसमें 10,000 माइनस हो जाएगा। सर टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोसेस इन द इंडस्ट्री, सर टेस्टिंग कॉस्ट हमारे जाते हैं, अगर कोई सैंपल यूनिट बेच तो माइनस कर लेते, तो ऐसा अभी कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंसल्टेंसी फीस फॉर इंस्टॉलेशन, सर कंसल्टेंसी अगर जरूरी है, मतलब इंस्टॉल करने के लिए कंसल्टेंसी फीस ले लो तो जरूरी होगा, तो सर जाएगा। सर रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू अ न्यू फैक्ट्री, रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री, आप क्या कर रहे हो, आप अपने स्टाफ को नए फैक्ट्री में लेके जा रहे हो। अबे भाई, तो वो फैक्ट्री को रेडी करने में थोड़ी है, रेडी टू यूज करने में। आप उसको कुछ भी करो, कहीं से किसी को भी मंगवाओ, तो ऐसा थोड़ी है कि जो है आप उसको कॉस्ट में जोड़ दोगे। नहीं सर, वो कॉस्ट में नहीं जाएगा। जनरल ओवरहेड नहीं जाएगा। कॉस्ट टू डिसमेंटल एट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब उसको उसको तबाह करेंगे, जब उसको नष्ट करेंगे तो इतना खर्चा 200 लगेगा, तो सर ये भी जाएगा। इतना कॉस्ट हमारा कैपिटलाइज होगा इंडिया 16 के अकॉर्डिंग। सर रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री समझ नहीं आया। अरे बच्चों, कहीं से किसी स्टाफ को आप जो है रीलोकेट कर रहे हो, तो वो जाएगा नहीं जाएगा। असेट्स को रेडी टू यूज करने में जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे होते हैं टू रेडी टू यूज एट इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, उतने ही खर्चे हमारे जाएंगे और नहीं जाएगा सर। सर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करा दूं क्या मैं? रुको और पहले कोई लाइट देख लेता हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो ये करा दूंगा। हम्म, आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऑन 1 अप्रैल 2001 XYZ लिमिटेड एक्वायर अ मशीन अंडर द फॉलोइंग टर्म, उसे कोई मशीन खरीदी होगी। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन 80 लाख रुपए, मतलब इतने में तय हुई है भैया, 80 लाख में डन हुआ है अपना। ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख रुपए, अगर उसकी जो है क्रेडिट आपको मिल रही है तो वो जाएगा या नहीं? सर नहीं जाएगा। ओके, क्रेडिट अगर मिल रही है तो नहीं जाएगा, नहीं मिल रही है तो जाएगा। डिलीवरी फीस, डिलीवरी कौन सी डिलीवरी, मतलब उसको लाने के लिए, तो सर जाएगा। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये सर जाएगा। प्री प्रोडक्ट टेस्टिंग सर जाएगा। परचेज ऑफ अ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर, ओ माय गॉड, आपने क्या किया। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम लोग लैपटॉप भी लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं कि सर आप जो है हमारे से 2 साल की और हमारे से सर्विस ले लो, कि आपकी जो है थोड़ा और तक आपका चलेगा, आपका वारंटी पीरियड कवर होगा। तो ये सारे जो खर्चे हैं ना, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको असेट्स को रेडी टू यूज करने के लिए नहीं है, वो असेट्स के आगे फ्यूचर में उसकी यूज के लेके है। मतलब ऐसा नहीं है कि रेडी टू यूज नहीं कर पाओगे ये अगर नहीं लोगे तो सर। तो ये तो सर ओवर द पीरियड कवर होगा ना, तो ये सर नहीं जाएगा। ओवर द पीरियड अगर आप इसको लेते हो, मतलब इसने तो लिया ही हुआ है 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या करोगे, 5 सालों में इसको चार्ज करोगे हर साल का। अभी क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन XYZ Limited was granted a trade discount of 10% on the initial list price of the assets। ओ माय गॉड, 10% का इसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस हो जाएगा ना सर, 10%। तो सर अगर ये 10% माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर, अगर 10% ये माइनस हो जाएगा तो सर ये हो जाएगा 72 लाख रुपए। तो सर 8 लाख का ही होगा ना। ठीक है सर, फिर क्या है, settlement discount of 5% if the payment of the machine was received within 1 month of the purchase। XYZ Limited paid on 20 अप्रैल। सर एक बार बताओ, सेटलमेंट डिस्काउंट अगर होता है कैश डिस्काउंट, सर ये तो आपका पीनल में जाता है ना, उसको आपको कॉस्ट में लेने की जरूरत नहीं है, तो सर ये हमारा नहीं जाएगा सर, वो रेडी टू यूज नहीं। लेकिन सर ट्रेड डिस्काउंट हमारा जो होता है वो कवर होता है, क्योंकि आपको इनिशियली आपको मिला होता है। तो सर देखो, सबसे पहले आपने क्या क्या लिया है, तो सर आपने लीज प्राइस लिया, उसमें से 8 लाख माइनस कर दिया, 7,20,000 रुपये आ गया। इंपोर्ट ड्यूटी का ऐसा कुछ बोला नहीं था कि ग्रेड मिली है तो हमारी जो है जाएंगी, डिलीवरी फीस जाएगी, इंस्टॉलेशन जाएगा, प्री प्रोडक्ट जाएगा, तो सर 92 लाख। सर जो आपका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया ये 7 लाख रुपए, तो सर ओवर द पीरियड है, ये क्या हो जाएगा, पीएनएल में जाएगा।
ठीक है, सेटलमेंट डिस्काउंट जो 3,60,000 रुपए है, जो आपका 72 लाख में आपने खरीदा है, तो सर ये तो आपको क्या करोगे, पीनल में दिखाओगे, ये तो आपका इनकम है साइड। ठीक है बच्चों। ओके सर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं, देख लेते हैं ना। यस सर। बस थोड़ा यार पेट में थोड़ी ना मेरी लचक हो रही है, थोड़ी थोड़ी दर्द टाइप हो रही है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आज जो है शूट करूँ या ना करूँ। चलो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है सर। एक्स लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन अ बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज ऑन 1 अप्रैल 2010, मतलब अपने यूज के लिए वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है बिल्डिंग का। परचेज प्राइस दिया हुआ है 30 लाख, स्टैम्प ड्यूटी लीगल फीस 2 लाख, आर्किटेक्ट फीस 2 लाख, साइट प्रिपरेशन 50,000, मटेरियल मटेरियल 10 लाख। मतलब वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है पूरा बिल्डिंग का, ठीक है। डायरेक्ट लेबर लगा रहा है इतना, जनरल ओवरहेड लगा रहा है इतना, मतलब पहले उसने प्लॉट ऑफ लैंड लिया, फिर अब उसको बनवा भी रहा है, तो इतने सारे उसने खर्च किए हैं। अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, मटेरियल कॉस्टिंग 1 लाख हैड बीन स्पॉइल्ड, मतलब वो क्या, वो खराब हो गया, एंड देयर फॉर वेस्टेड। तो सर अगर कोई मटेरियल वेस्ट हो गया तो सर वो तो उसकी कॉस्ट में नहीं जाएगा ना सर। फर्दर वन, मतलब ये तो एब नॉर्मल चीजें है ना, तो वो क्यों जाएगी सर उसमें, मतलब ये जो 10 लाख रुपए लिखा हुआ है वो तो उसमें जुड़ा होगा। फर्दर 150 was spent on account of faulty design work. Oh my god. As a result of this problem, work on the building was stopped for 2 weeks during the November 20, and it is estimated at 22,000 labor cost related to that period. 1 लाख तो मटेरियल क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया, वेस्ट हो गया, एंड फर्दर 1,50,000 जो है फॉल्टी डिजाइन वर्क की तरह यूज हुआ है। ओ, तो मतलब जो है आपका डायरेक्ट लेबर, ये जो फॉल्टेड डिजाइन वर्क में देखो जाएगा तो नहीं, ये तो मुझे कंफर्म है, लेकिन ये मटेरियल से माइनस होगा ना, मटेरियल से ही माइनस होगा। और यहाँ पे लेबर का 22,000 रुपये उस पीरियड का है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि सर उस समय क्या हुआ है, स्टॉप हुआ है, इसके वजह से आपका लेबर का खर्चा जो है 22,000 उस समय का था। तो सर यहाँ से आप जो क्या करोगे, डायरेक्ट लेबर से आप 22,000 माइनस करोगे, और यहाँ से क्या माइनस करोगे, यहाँ से सर आपको 1 लाख रुपए ये माइनस करोगे, और सर 1,50,000 रुपये वो भी माइनस करोगे, क्योंकि सर वो फॉल्टी वर्क की वजह से डायरेक्ट मटेरियल आपका यूज हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोला है, द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2001 एंड ब्रॉट टू यूज इन 1 अप्रैल। सर अपने को काय को मतलब है, रेडी पुट टू यूज से क्या मतलब है, अपने को रेडी टू यूज बिल्डिंग कंप्लीट हो गई ना 1 जनवरी, तो 1 जनवरी तक ही खर्चे जाएंगे। एक्स लिमिटेड हैज टेकन लोन ऑफ रुपीज 40 लाख ऑन 1 अप्रैल 2000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। द लोन कैरिड एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम एंड इज रिपेबल ऑन 1 अप्रैल 2002। एज्यूम entity did not consider the construction period as a substantial period of time as per India's 23। जब वो सब्सटेंशियल पीरियड कवर ही नहीं कर रहा है तो वो तो जाएगा ही नहीं, वो तो पूरा इंटरेस्ट जो है क्या पीएनएल में जाएगा। तो सर आपकी कितनी आ गई, तो सर अगर मैं बात करूँ ये कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा सर 750 आ जाएगा सर। ये कितना आ जाएगा सर, ये आपका 378 आ जाएगा सर, है ना। हाँ बस। जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड जाएगा क्या, पीएनएल में जाएगा सर, जनरल ओवरहेड हमारा नहीं जाएगा। तो देखो, तो सर देखो क्या क्या जा रहा है, सर आपका 30 लाख गया है, गया है 2 लाख, गया है 2 लाख, गया है 50,000, गया है 750, गया है 378, गया है। सर हमारे आंसर एकदम सही है सर, ओ माय गॉड सही है सर, वेरी गुड। सही है ना, मैं अभी क्या, अभी सही आ गया तो अभी तुम लोग ऐसे करते हो यार। तुम ही बताओ। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ एकदम मस्त टॉपिक है, तुम लोग काय को घबरा रहे हो। आ जाओ, ये भी मस्त क्वेश्चन है, आ जाओ देख लो। अरे तुम लोग ऐसे ही बता दोगे सर, कॉस्ट ऑफ द प्लांट, कॉस्ट पर सप्लायर इनवॉइस प्लस टैक्सेस 25 लाख रुपए, तो हमको मालूम कहाँ है टैक्स कितना है, तो जाएगा सर डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन जाएगा सर, कंसल्टेंट यूज फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ प्लांट, हाँ मतलब एक्वायर करने के लिए कंसल्टेंट लिया था तो सर जाएगा सर। इंटरेस्ट चार्ज पे टू सप्लायर, इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डिफर्ड क्रेडिट। ओह, तो सर क्या ये जाएगा, अरे मैंने अभी बताया ना, डिफर्ड के उधारी में लिया तो ये नहीं ना जाएगा, ये तो पीनल में जाएगा ना सर। सर नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर,
मतलब आपको जो है 7 सालों के बाद में वो खर्च करने पड़ेंगे। मतलब आप लगा देखो, ये खर्च क्यों जाएगा, क्योंकि आप लगा रहे हो, ये उसी से रिलेटेड आपने लगाया तो हटाना तो पड़ेगा ही। ऐसे तो नहीं भाग जाओगे। 3 लाख रुपए जाएगा सर, प्रेजेंट वैल्यू है। ऑपरेटिंग लॉस जाएगा सर, काहे को जाएगा? जियो का एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, रेडी टू यूज हो गया, उसके बाद आप जो कह रहे हो फ्री में ले लो, अरे भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है वो। तो सर नहीं जाएगा, ये 3 लाख नहीं जाएगा, और सर ये 2 लाख नहीं जाएगा सर। देखो सर, इंटरेस्ट चार्ज जो हुआ है, डिफर्ड क्रेडिट जो है, नॉट अ क्वालिफाइंग है। इंटरेस्ट चार्जेस डिफर्ड क्रेडिट टर्म 2 लाख रुपए, और ऑपरेटिंग लॉसेस 4 लाख रुपए, ये नहीं जाएंगे सर। और कुछ था? नहीं सर। ठीक है, 2 लाख और 4 लाख हमारे नहीं जाएंगे, बाकी सारे खर्चे हमारे जुड़ जाएंगे सर। ओके सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुम्हें? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? अरे बहुत सिंपल है यार, ऐसा तो नहीं है ना मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ। हम्म। नहीं सर। चलो, ऐसा है, थोड़ा हल्की हल्की मेरे को दर्द हो रही है, अभी कल पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, अगली क्लास आप अगर लेक्चर में देख रहे हो तो तुरंत ही शुरू कर लो, ठीक है?